स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश एंड कॉमर्स पाठशाला। दिस इज महेश नागर। और आज की इस वीडियो में आपकी, क्योंकि 1 जून है और सीबीएसई की जो मीटिंग है वो चल रही है और जल्दी ही उसका डिसीजन आ जाएगा, तो उसके बाद एमपी बोर्ड का भी डिसीजन आ जाएगा किस तरह से एग्ज़ाम होनी है। बट जो भी हो, कम से कम 3 सब्जेक्ट की आपकी एग्ज़ाम होगी ही होगी। जो आपका क्वेश्चन बैंक था उसमें जो क्वेश्चन दिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंट के स्पेशली जो न्यूमेरिकल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम अभी तक 5 यूनिट के कर चुके हैं, नाउ 6 यूनिट हम करेंगे और एक लास्ट यूनिट बचेगी आपके जो क्वेश्चन बैंक है उसके अकॉर्डिंग। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं 4-5, वो हम आज कर लेते हैं। सबसे पहला, अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है आप प्लीज़ उसको ओपन कर लीजिए, क्वेश्चन आप समझ लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है इसका। उसमें लिखा है कि एक नीचे आपको कुछ डिटेल दे रखी है और उसमें कंपैरेटिव एनालिसिस आपको बनाना है। ठीक है, ये फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स है या फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उस लेशन का है जो आपकी बुक में है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, जो कि आपकी क्वेश्चन बैंक में 8वें नंबर का क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। यहाँ पे कुछ डाटास दे रखे हैं और उन डाटास के बेस पर आपको एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, तो हेडिंग क्या डालेंगे? कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, ये हेडिंग हो जाएगी। उसके बाद आपको कॉलम्स बनाना है, क्योंकि यहाँ पर डिटेल जो है वो 2 ईयर्स की दी है और कंपैरिजन हमेशा 2 सालों के बीच में करते हैं। सबसे पहला जो चीज़ है वो क्या डालेंगे आप? पार्टिकुलर्स। ठीक है, पार्टिकुलर्स के बाद अब यहाँ पर ईयर डाल देंगे। 2 साल दे रखे हैं आपके 2008 एंड 2009, तो यहाँ पर आप डाल देंगे 2008 और यहाँ पर डाल देंगे आप 2009। ठीक है, ये जो भी चीज़ें हैं वो आपको गिवन है इसमें 2008 2009 की। उसके बाद यहाँ पर जो भी चेंज आया, ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज, यहाँ पर एब्सोल्यूट चेंज यानी कि एग्जैक्टली कितना चेंज आया है वो आएगा। और लास्ट में आपको यहाँ पर आएगा परसेंटेज चेंज। ठीक है, इस तरह से आपकी ये टेबल बन जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। 2008 और 2009 का डाटा है। सबसे पहले सेल्स दे रखा है। 2008 में आपका जो है वो 80,000 का हुआ और 2009 में आपका जो है वो 1 लाख का हुआ। उसके बाद यहाँ पर कॉस्ट दे रखी है, कंज्यूम्ड कॉस्ट, तो वो दे रखी है आपको कि 60% ऑफ टोटल सेल्स एंड 60% ऑफ टोटल सेल। उसके बाद आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है कि 10%, इनडायरेक्ट जो एक्सपेंसेस है वो दे रखे हैं आपके। टोटल जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है उस पर 10% और 2009 में 15%। उसके बाद आपको इनकम टैक्स का जो दे रखा है, इनकम टैक्स की जो रेट है वो 50% है और यहाँ पर भी 50% है। ठीक है, अब आपको इसको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इनकम फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, कहाँ से हुई है हमारी सबसे पहले इनकम फ्रॉम ऑपरेशन। इनकम फ्रॉम ऑपरेशन से यहाँ पर कितने हुए? 80,000 हुए हैं और यहाँ पर हुए हैं आपके 1 लाख। ठीक है, 2 चीज आपका हुई है। उसके बाद आपको देखना है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल जो कंज्यूम किया आपने उसकी कॉस्ट कितनी थी वो देखना है। यहाँ पर एक सिंबल रुपीस का आप लगा देंगे जिससे ये पता चले कि कितना एग्जैक्टली चेंज हुआ है, और यहाँ पर लगा देंगे परसेंटेज का साइन। ठीक है, अब देखिए चेंज कितना हुआ, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको नहीं, 2009 में से 2008 को माइनस करेंगे तो कितना आया? प्लस में 20,000। ठीक है, परसेंटेज आपको निकालना है कि कितने परसेंट इसमें जो है वो चेंज हुआ है। तो कितने परसेंट चेंज हुआ है? यहाँ पर लगभग आपका 25% चेंज हुआ है। कितना हुआ है आपका? लगभग 25% चेंज हुआ। किसका 25%? 80,000 का निकालेंगे हमेशा परसेंटेज इसका। और कैसे निकालते हैं बता देता हूँ। ये अमाउंट रखेंगे आप, ठीक है, तो ये हो गया आपका 80,000। ठीक, यहाँ पर परसेंट आपको पता नहीं है, डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू कितना आया? 20,000। ये रख देंगे, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इस तरह से हो जाएगा। इसका उधर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये 80,000 यहाँ पर आ गया इनटू परसेंटेज इज इक्वल टू 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 40 थी, अब 50 हो जाएगी। 80,000 को उसके अपॉन में ले जाएंगे तो परसेंटेज इज इक्वल टू आ जाएगा 20 लाख। ठीक है, डिवाइडेड बाई 80,000। 0 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25%। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 25%। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट जो है आपको कंज्यूम्ड कॉस्ट, कंज्यूम्ड कॉस्ट कितनी दे रखी है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। यहां पे दे रखी है टोटल सेल का 60%, तो 80 का 60% निकालेंगे। अगेन यहां पर बता देता हूं मैं, 80,000 इंटू 60% डिवाइडेड बाय 100, ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल हो गई, कितना हो गया 48,000। तो यहां पर आ जाएगा ये 48,000। 1 लाख का 60% 60,000 होगा। अगेन इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 12,000 हो जाएगा, ठीक है। उसी फॉर्मूले से जहां पर 80,000 है वहां पर क्या कर देंगे अपन 48,000 कर देंगे, और चेंज जो है वो कितना हो जाएगा यहाँ पर 12%, 12 हो जाएगा, 48, ठीक है। परसेंटेज कितना आ जाएगा यहाँ पर 12, और यहाँ पर 80 की जगह कितना हो जाएगा 48, ठीक है। 1 2 3 3 0 काट दिया। 48 से आप डिवाइड करोगे आप 120 को, तो सबसे पहले आप 12 से कर दीजिए, फिर 4 को करिए, तो ये भी कितना आ जाएगा 25%, ठीक है। लगभग लगभग यहाँ पर जितना चेंज होगा वही यहाँ पर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इतना आने के बाद आप क्या करोगे, एक लाइन खींचोगे, क्योंकि और कोई चीज दे नहीं रखी है, ठीक है। ये करने के बाद, दोनों करने के बाद आपको क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है एक्चुअली में। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट क्यों निकालेंगे, क्योंकि नीचे जो दे रखा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट का कुछ परसेंट, इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 32,000, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 40,000, और यहाँ पर चेंज कितना आ गया है ये 8,000 का। अब 32 का 8,000 यानी कि 8 का पहाड़ा 4 बार लेंगे तब 32, और 100 में 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 25% ही ये होगा, ठीक है। बट इसका परसेंटेज ना भी लिखोगे तो चलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट आपका हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट निकलने के बाद अब आपको क्या करना है, लेस करना है इसमें से, और लेस क्या करेंगे आप, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की ये बोला है कि ग्रॉस प्रॉफिट का कितना परसेंट है, ये 10%। 32 का 10% कितना आ जाएगा 3,200, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे जिससे कि ये पता चल जाए कि ये घटा रहे हैं अपन। इसका 10%, इसका कितना दे रखा है, इसका 15% दे रखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 6,000, इसको भी ब्रैकेट में लिख देंगे। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसमें से यहाँ पर ये 6 में से 3 यानी कि 3,000, 2,800 ये हो जाएगा, ठीक है। इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे अपन। तो ये क्या हो गया, आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का वापस से परसेंट निकालेंगे 32, और इस तरह से निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। परसेंटेज भी निकाल के बता दूंगा, आगे देखेंगे अपन। ये भी लगभग जो है वो कितना होगा 25% ही होगा, आई थिंक सो, ठीक है, 25% ही होगा। चलिए यहाँ पर आपका माइनस करेंगे तो कितना बचेगा वो आपको निकालना है। फिर 32,000 में तो 3,200 आप माइनस करोगे तो 3,029, 28,800 बचेंगे, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 36,000, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 3,000, 5,200, ठीक है। ये भी आपका 25% ही रहेगा, ठीक। यहाँ पर आपका आ गया है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, आपने माइनस कर दिया। उसके बाद आपको, ठीक है, तो ये इसको नाम क्या देंगे अपन, इसको नाम क्या देंगे अपन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स के पहले ये प्रॉफिट हो गया। अब इसमें से फिर माइनस करेंगे अपन, लेस इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को माइनस करेंगे। इनकम टैक्स कितना है वो भी बोल रहा है 50% ऑफ दिस प्रॉफिट, इस प्रॉफिट का 50%। तो 28,000 का आधा 14,400, तो यहाँ पर लिखेंगे 14,400, क्योंकि ये माइनस करेंगे इसलिए अपन ने ऐसा लिया। 36,000 का हो जाएगा 18,000, ठीक है। और वैसे ही इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 4,000, 3,200, ठीक है। तो इतना 3,200 इतना ही होगा शायद। 14 यानी कि 4,000 बचे, और 400 गए तो 400 गए, है ना,
3600 बचेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको लेस कर देंगे अपन, और लेस करने के बाद 28,000 में से कितना बचेगा, 14,400 बचा, और यहाँ पे बचेगा 18,000, और यहाँ पर कितना बचेगा आपका 3,600। अब देखना है कि दोनों ही जगह, अच्छा यहाँ पर 60% दे रखा है, सॉरी यहाँ पर क्या दे रखा है, 60% दे रखा है इसको काटने के बाद। ये परसेंटेज दोनों साल में अलग अलग हो सकता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। 36,000 का आपको निकालना है 60%, ठीक है। 36,000 का सबसे पहले ये देखो कि 10% कितना होगा। 36,000 का 10% होता है 3600, और इसका 60% मतलब 6 से मल्टीप्लाई कर लो आप, 21,600। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 21,600। 21,600 में से 14,400 हम माइनस करेंगे तो 21,200 और 7,200 बचेंगे, ठीक है स्टूडेंट। आई थिंक आपको आ रहा होगा समझ में। यहाँ पर ये होगा, इसको माइनस करेंगे हम अब, तो कितना बचेगा, 21,000 गए तो 15,000, और उसमें से भी 600 गए तो 14,400। यानी कि प्रॉफिट इस साल का और इस साल का लगभग अब जाके क्या हो गया है, बराबर आ गया है। और यहाँ पर जो है वो नील बचना चाहिए। यहाँ पर अब माइनस करेंगे 36 में से 28, तो ये भी कितना बचेगा, 7,200, और यहाँ पर क्या बचा, नील, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। और यहाँ पर परसेंटेज जो है वो क्या हो गया, 0% हो गया, यानी कि कोई चेंजेस जो है वो नहीं आया। और यहाँ का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, जब इसके बेस पर इसका परसेंट निकालेंगे तो ये 50% है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 8th नंबर का क्वेश्चन जो है वो खत्म होता है। आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, ठीक है, फर्दर रेफरेंस के लिए, और चेक कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9th वाला, उसकी तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 9 आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने लिख रखा है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। सो इट इज़ वेरी सिंपल और सिमिलर क्वेश्चन टू क्वेश्चन नंबर 8 की ही तरह है, थोड़ी सी डिटेल अलग दे रखी है। सबसे पहले इसमें दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख एंड 12,80,000, फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल, फिर एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स एंड प्रॉफिट, सब कुछ दे रखा है, सिर्फ आपको बनाना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर आप, इनकम, ठीक है, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, जितनी भी इनकम है वो लिख दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर है 8 लाख और यहाँ पर है 12,80,000, 12,80,000। 8 लाख को अगर माइनस करेंगे तो ये बचेगा 4,80,000, ठीक है, 4,80,000। अब 4,80,000 का 8 लाख के अगेंस्ट अगर आप निकालेंगे तो 50% से कुछ ज़्यादा हो रहा है 80,000, और 80,000 जो है वो 8 लाख का 10% होता है, यानी कि 50 + 10 मतलब कितना हो गया, ये 60% चेंज आया। कितना आया, 60% चेंज आया। इनकम के बाद आपको लिखा है कॉस्ट कंज्यूम्ड, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। मटेरियल कंज्यूम्ड की कॉस्ट यहां पर लिख रखी है 4 लाख, और यहां पर है 6,44,000, ठीक है। अब इसमें से माइनस करेंगे तो 2,44,000। सबसे अच्छा आसान तरीका बताता हूं, 44,000 को भूल जाइए, कितने हैं, 2 लाख। 4 लाख का 2 लाख कितना है, 50% है, ठीक है, तो ये हो गया आपका 50%। फिर 4,000 को और 2 लाख को भूल जाइए, जस्ट 40,000 को याद रखिए, तो 40,000 इसका कितना होगा, 10%, मतलब 10 ये बढ़ गया। फिर आप इन सबको भूल जाए, केवल 4,000 को याद रखिए, तो 4 लाख का 4,000 1% है, मतलब कितना हो गया, 1। तो ये कितना हो गया यहाँ पर 61%, ठीक है, कितना हो गया 61%। इस तरह से आप इजीली परसेंटेज निकाल सकते हो। कॉस्ट कंज्यूम आ गई, सारी चीजें आ गई। उसके बाद अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो हम क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर, ग्रॉस प्रॉफिट। माइनस करेंगे, ये हो गया आपका 4 लाख, ठीक है। यहां पर माइनस करेंगे तो 12 में 6 गए, 6 लाख बचे, 6 लाख और 80,000 में से 44,000, 40,000 गए तो 40,000, 40,000 में से फिर 4,000 मतलब 36,000, ठीक है, 6,000 और ये 6,36,000 और ये 4 लाख है, तो कितना बचेगा, 2,36,000 का ज़्यादा प्रॉफिट जो है इस साल आपने कमाया है, ठीक है।
इसके बाद आप क्या करोगे, 2,44,000, सॉरी थोड़ा सा कहीं गड़बड़ है क्या कैलकुलेशन में, 8 लाख, 4 लाख, 80 लाख, 6 लाख 44,000, 2 लाख 44,000। अब क्योंकि ये माइनस कर रहे हैं इसलिए हम इसको क्या करेंगे, ऐसे ब्रैकेट में लगाएंगे, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाएगी हम माइनस कर रहे हैं। यहाँ पर 8 लाख में से 4 लाख माइनस करेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें कर दी आपने, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इसके बाद आपका क्या करना है, एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस को क्या करेंगे हम, लेस करेंगे इसमें से, लेस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कितना दे रखा है आपको, 2,20,000, तो ये आ गया 2,20,000, ठीक है, इसको भी आप माइनस कर रहे हैं तो ऐसे कर दें। यहाँ पर आपको दे रखा है 3,30,000, तो ये आ गया 3,30,000, और अगर देखेंगे तो 1,10,000 का यहाँ पर डिफरेंस है, ठीक है। अब एक्सपेंसेस का अगर परसेंटेज देखें तो 3,30,000, 2,20,000 का ये जस्ट आधा है, तो ये हो गया आपका 50% चेंज। इसका परसेंटेज ना भी निकालेंगे तो चलेगा क्योंकि ये इसके बेस पर निकला है, ठीक है, फिर भी आप निकाल सकते हो, और ये कुछ 45% के आसपास आई थिंक सो आ रहा होगा, ठीक है। आप निकाल के देख सकते हैं कि ये इसका आ गया 2 लाख, मतलब कि ये हो गया 50%। फिर निकाल के बता देता हूँ मैं कि 2,36,000 है और ये 4 लाख है, तो 4 लाख का 2 लाख तो कितना हो गया, 50% हो गया। फिर 36,000 है, तो 4 लाख का 1% होता है 4,000, और 4,000 मतलब कि 1%, और 36,000 यानी कि 4 के टेबल में 36 कितने टाइम आता है, 9 टाइम आता है, तो कितने परसेंट हो गया 36,000, 9% हो गया, तो ये हो गया 59%। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप 59%, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप जो है वो क्या आ जाएगा आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट एक्चुअली में आपको गिवन भी है, ठीक है, प्रॉफिट आपको एग्जैक्टली ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, ठीक है, हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख देते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स के पहले ये इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 1,80,000, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3,06,000, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1,26,000, ठीक है, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। इसमें से फिर लेस करेंगे हम, और क्या लेस करेंगे, आपका इनकम टैक्स। इनकम टैक्स माइनस करेंगे तो जो क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है ना, इसमें से वो घटाने के बाद वो आना चाहिए, तो क्वेश्चन सही है। इनकम टैक्स दे रखा है यहाँ पर 60,000, 2009 में इधर दे रखा है आपका 1,02,000, ठीक है, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 42,000 आपका बचना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें से इसको हम इनकम टैक्स को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो आपके पास जो बचेगा एग्जैक्टली आपका प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है, और वो प्रॉफिट जो कि आपको क्वेश्चन में भी लास्ट में दे रखा है वही आना चाहिए। 1,80,000 में से 60,000 माइनस किया, 1,20,000 हो गया। 3,06,000 में से 1,02,000 माइनस किया तो 2,04,000 हो गया, ठीक है। 42,000 माइनस करेंगे 26, तो ये बच जाएगा आपका 58 68 78 एंड 84,000 यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। ये आपका टोटल डिफरेंस आ गया जितना कि आपको अब ये देखना है कि प्रॉफिट में कितना चेंज आया, 1,20,000 और 84,000। आप ये देखिए 12 का टेबल अगर आप लेते हो तो 84 उसमें आता है कि नहीं आता है, ठीक है, 12 7 जा 84 आता है, ठीक, 12 7 जा 84 आता है, तो 1,20,000 का अगर 10% निकाले हम तो कितना आता है, 12,000 आता है। 10% कितना आता है, 12,000 आता है, और 12,000 यानी कि कितना हो जाएगा 10%, और 12,000 का 7 टाइम अगर टेबल बोलेंगे तो 84,000 आ गया, मतलब 10% का पहाड़ा कितनी बार बोलना है, 7 टाइम, यानी कि 70%। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 70% आपका जो प्रॉफिट है वो आपका हुआ है, मतलब बढ़ गया है, ठीक है ना। यहाँ पर भी अगर आप निकालेंगे 42,000 तो ये लगभग क्लोज है, और 6 के टेबल में 42,000 आता है 7 टाइम, तो ये भी कितना हो गया 70%। इसका भी अगर आप देखेंगे तो ये भी 1,80,000 और 126 18 के पहाड़े में आता है क्या, बिल्कुल आता है 7 टाइम में, तो ये भी हो गया आपका 70%, ठीक है। तो इस तरह से आपका टोटल मिलाकर ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। रेफरेंस के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम।
ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें कि करंट रेशो निकालना है। करंट रेशो इज इक्वल टू होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ये फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए, और इसी के बेस पर आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो। द रेशो विच शोज रिलेशन बिटवीन करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। ठीक है, करंट असेट्स जो है वो 2 टाइम होना चाहिए करंट लायबिलिटीज, यानी कि इसका रेशो जो आइडियल रेशो होता है वो 2:1 का होना चाहिए। कुछ डिटेल दे रखी है, स्टॉक वगैरह, डिबेंचर्स, तो आपको सब कुछ जो डिटेल दे रखी है, आपको स्टॉक दे रखा है, डेटर्स दे रखे हैं, बिल्स रिसीवेबल, एडवांस टैक्स पेड दे रखा है, कैश दे रखा है, क्रेडिटर्स दे रखा है, बिल्स पेएबल एंड बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है। अब इनमें से आपको ये देखना है करंट असेट्स क्या है और करंट लायबिलिटीज क्या है। जो करंट असेट या करंट लायबिलिटी नहीं है उसको छोड़ देंगे, बाकी सबको निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं करंट असेट्स। ठीक है, करंट असेट्स हम रुपीज में निकालेंगे। तो करंट असेट सबसे पहले स्टॉक दे रखा है, तो स्टॉक 25,000, ये क्या है आपका करंट असेट है। करंट, उसके बाद दे रखा है आपके डेटर्स, तो डेटर्स कितने हैं 20,000, तो ये भी क्या है आपके करंट असेट्स ही होते हैं। ठीक है, डेटर्स के बाद दे रखा है बिल्स रिसीवेबल, यानी कि आपको होने वाले हैं, तो ये बिल्स रिसीवेबल भी क्या होंगे आपके लिए 5,000 के करंट असेट्स ही होंगे। उसके बाद अगर आप दे रखा है एडवांस टैक्स पेड, आपने एडवांस में टैक्स पे कर रखा है, तो वो भी आपके लिए क्या हो जाएगा, एक तरह से आपकी करंट असेट्स ही हो जाएगी। तो वो कितना है 2,000 है, तो वो 2,000 आप लिख दीजिए। उसके बाद क्या है आपका कैश इन हैंड आपके पास है, यानी कि कैश भी आपके पास पैसा है, तो वो कैश भी आपकी क्या हो गई करंट असेट्स ही हो गई, और ये है कितना 15,000 है आपका। ठीक है, उसके बाद आपका दे रखा है क्रेडिटर्स, तो इनको पे करना है, बिल्स पेएबल, तो इनको भी पे करना है, बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि ये भी एक तरह से करंट लायबिलिटीज है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा रुपीज़ 25,000 और 20, तो कितना हो गया 45 + 5, तो कितना हो गया 50, 50 + 2, 52, 52 + 15, 57, 67,000 हो गया। 67,000 आपकी क्या हो जाती है करंट असेट्स हो जाती है। फिर हम निकालते हैं करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, करंट लायबिलिटीज़, अब करंट लायबिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा चीज़ें दे नहीं रखी है, आपको जस्ट सिंपल दे रखा है कि 30,000 के आपके क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स लिख दिया आपने, प्लस बिल्स पेएबल आपके हैं कितने 20,000 के, तो वो लिख दिया आपने 20,000 के। उसके बाद प्लस दे रखा है आपका ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो आपने लिख दिया ये 2,000। ठीक है, यहाँ चाहे तो आप लिख सकते हैं, ये क्या हो गया स्टॉक हो गया, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, 20,000 जो है आपका क्या हो गया, ये डेटर्स हो गए। ठीक है, ये भी मैंने लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद 5,000 आपका बिल्स रिसीवेबल है, तो इसको आप BR करके लिख सकते हो। उसके बाद 2,000 आपका क्या है एडवांस टैक्स पे है, तो यहाँ पर लिख दो आप एडवांस टैक्स। ठीक है, 15,000 आपकी क्या है कैश है, तो यहाँ पर आपने लिख दिया कैश। इस तरह से आप लिख सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा। 30,000 क्या है क्रेडिटर्स है। ठीक है, 20,000 के क्या है आपके पास बिल्स पेएबल है, और 2,000 के आपके पास क्या है बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपको बाद में भी समझ में आ जाएगा। अगर इसको टोटल करेंगे तो रुपीस कितना हुआ 30 + 20 50, 52,000 आपका हो जाता है ये अमाउंट। ठीक है, उसके बाद फाइनल जो देखेंगे अपन वो करंट रेशो निकल जाएगा आपका। करंट रेशो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, करंट असेट्स कितनी हो गई 67,000 हो गई, और करंट लायबिलिटीज़ कितनी हो गई आपकी 52,000 हो जाती है। 3 zeros कैंसिल हो जाएगा, 67/52। ठीक है, तो कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है जो इसको दोनों को डिवाइड कर सके, तो हम डायरेक्टली जो है लॉन्ग डिवीज़न मेथड से आप देख सकते हो कि 67 इससे 52 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम करेंगे 52 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर 1, ये हो जाएगा 150। 3 टाइम नहीं जा रहा है, 2 टाइम आप लेंगे तो 104 हो जाएगा। 46 है, अगर आप उसको 460 कर देंगे तो इसका हम 9 टाइम बोलेंगे, और इसका 9 तो 18 हो जाएगा। इसका 9 टाइम बोलेंगे तो 4500 हो जाएगा, और 2 का 9 तो 18, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। 9 टाइम तो क्या हो जाएगा 8 टाइम हो जाएगा। 8 टाइम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 टाइम में ये हो जाएगा 200, और ये हो जाएगा 416 हो जाएगा। यहाँ पर 8 बचता है, यहाँ पर 780, 780, तो ये लगभग कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ये तो फिर 5 टाइम बचेगा, ये 4 टाइम बचेगा ये। ठीक है, यहाँ पर 440 हो जाएगा। फिर वापस से 8 टाइम के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो आप 8 लिख दो, या तो फिर इसको राउंड फिगर में कर दो, या तो 1.28 कर दो।
तो कितना आ जाएगा 1.28 अपॉन 1, और रेशो में लिखेंगे तो 1.28 रेशो 1। ठीक है, यहाँ पर ये आपका करंट रेशो निकल जाता है। इसका आप चाहे तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं बाद में रेफरेंस के लिए। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आता है कोई सर रेशो से रिलेटेड इस में से तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल ईजी और बहुत ईजी, और उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन मैं कहता हूँ कि जितने भी आपकी बुक में आपको मिलते हैं सब कर लीजिएगा आप। तो 11th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है ना वो बहुत बहुत ईजी है, और इस तरह के क्वेश्चन ही लास्ट टाइम भी एग्जाम में आए थे, उससे पहले भी जो आया था। ठीक है, तो आपको देखना है यहाँ पर कुछ चीजें आपको गिवन दे रखी है। वो दे रखी है करंट रेशो। ठीक है, करंट रेशो आपको दे रखा है 3.5:1। यहाँ पे स्पेशली देख लें कि 2 डॉट कहाँ लगे, यहाँ पर मत देख लेना कि 3:5:1 हो गया, यहाँ पर एक ही पॉइंट लगा है। ठीक है, करंट रेशो आपको गिवन है। उसके अलावा आपको वर्किंग कैपिटल, ठीक है, वर्किंग कैपिटल यानी कि कार्यशील पूंजी जो है वो दे रखी है आपको ₹90,000 की। ठीक है, आपको फाइंड करना है करंट लाइबिलिटीज एंड करंट असेट्स, इन दोनों चीजों को आपको फाइंड करना है। ठीक है, करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको एक चीज याद रखना है कि करंट रेशियो जो है उसका फॉर्मूला क्या है, वो चीज आप याद रखिए। ठीक है, और यहां पर लिखेंगे अपन करंट रेशियो इज इक्वल टू होता क्या है, अभी अपन ने देखा था करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, ये दो चीजें यहां पर दे रखी है। करंट असेट और करंट लाइबिलिटीज आपको नहीं पता है, करंट रेशियो जरूर आपको पता है। यहां पर सिर्फ आपको पता है जो है वो क्या है, वर्किंग कैपिटल। अब बिकॉज वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू होता है करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज होता है। तो आप देखिए यहाँ पे करंट असेट और यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज है। अगर हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, करंट असेट्स की जगह करंट लाइबिलिटीज आ सकती है। कैसे आ सकती है, करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू निकाल लो, या तो करंट असेट इज इक्वल टू निकाल लो। मैथ्स का थोड़ा सा रूल आपको पता होगा, यहाँ पे माइनस है, इसको उठाकर इधर लेके आ जाओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं WK लिख रहा हूँ, यानी कि वर्किंग कैपिटल माइनस CL यानी कि करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू हो जाएगा करंट असेट CL। ठीक है, इस चीज का आपको यूज करना है। ठीक है, करंट असेट्स इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल माइनस CL। करंट रेशो अब वापस से इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। करंट रेशो कितना दे रखा है, 3.5/1 इज इक्वल टू करंट असेट्स अब क्या आ जाएगी, वर्किंग कैपिटल माइनस करंट लाइबिलिटीज अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज। अब देखिए जरा, अगर करंट लाइबिलिटीज का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3.5 करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, अब करंट लाइबिलिटीज को अगर आप चाहें तो कुछ भी मान सकते हैं, जैसे कि लेट करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू X। ठीक है, तो यहां पर क्या लिख दोगे आप, X लिख दोगे। ठीक है, इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल कितनी दे रखी है, 90,000 दे रखी है, माइनस क्या हो जाएगा ये X, क्योंकि इस 1 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने। ठीक है, X माइनस में इसको उठा के इधर लेके आ जाते हैं, तो 3.5X माइनस का हो जाएगा प्लस X इज इक्वल टू 90,000। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये कितना हो जाएगा, 4.5X इज इक्वल टू 90,000, यानी कि X इज इक्वल टू कितना आ गया, 90,000 डिवाइडेड बाई 4.5। तो इसको हटाने के लिए यहाँ एक 0 लगा दो, तो 45 का 2 टाइम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, X इज इक्वल टू 45 2 टाइम किया 90 आ गया, और 4 टाइम 0 हो जाएगी। तो X क्या है, आपकी करंट लाइबिलिटीज है, यहां पर कर देता हूं मैं। तो आपकी करंट लाइबिलिटीज कितनी हो जाएगी, करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू हो जाएगा ₹20,000। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला पता है कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो यहां पर वर्किंग, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल थी आपकी 90,000
ये हो जाएगा प्लस 20,000 और इज इक्वल टू करेंट असेट्स। तो आपकी करेंट असेट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करेंट असेट्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1,10,000 रुपीज। होप स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये चीज, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे भी गए हैं। तो आपको इस तरह के जितने क्वेश्चन है और भी आप लगा के देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बट इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 99 का 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहीं पर इसके सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो खत्म होते हैं, और नेक्स्ट आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ठीक है। यही आपका जो यूनिट 6 है उसके न्यूमेरिकल खत्म होते हैं। यूनिट 7 के जो कुछ क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जब तक एग्जाम चलेगी मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस स्टडी के, इकोनॉमिक्स के और ये सारी चीज़ें मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स में भी एक आध न्यूमेरिकल आता ही आता है, तो वो भी हम देख लेंगे कौन सा न्यूमेरिकल आ सकता है या नहीं आ सकता है, तो उसको भी हम देखेंगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, अगर तीनों सब्जेक्ट में मिलाकर जिसमें भी आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। और अगर आपके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है तो आप वो भी करके बता सकते हैं कि सर हमें यहाँ प्रॉब्लम है, इस टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो बना दीजिए। आई विल अपलोड द वीडियो रिलेटेड टू योर इशू। तो आज के इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।